इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हमें ये चेतावनी दी है। बाबा साहब कहकर गए कि ये वोट की ताकत मैं तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूं, इसे मीट नमक या मिर्ची के जैसे मत समझना, इतने हल्के में मत लेना। बाबा साहब हमें ये इंस्ट्रक्शंस देकर गए। आने वाले समय में इस वोट की ताकत का सही इस्तेमाल हमें करते आना चाहिए। किसी की शराब की, किसी के पैसों की, किसी को यहां पर बहनें बैठी है, माताएं बैठी है, उनकी साड़ियों के ऊपर अपने जीवन का सबसे बड़ा अधिकार कभी मत बेचना। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का सबसे मूल्यवान ताकत हमारे हाथ में लेकर गए। पंकज जी, मैं आज आपको भले ही इसका इलेक्शंस का रिजल्ट 3 दिसंबर को आने वाला होगा, लेकिन यहाँ के जौरा के धरती के लोगों ने, यहाँ के वोटर्स ने आज ही अपना रिजल्ट आपको आपके सामने रख दिया है। आने वाले 3 दिसंबर को पंकज जी आपकी सफलता, आपकी विजय, आपकी जीत ये पक्की है। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना होगा, हर एक युवा को तैयार रहना होगा। किस तरह से धांधलियां होती है, ये सारी बातें मैंने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में मैंने वहां पर उठाई है कि बीजेपी किस तरह से धांधली करती है। और इसलिए यहां पर मौजूद लोगों को, वोटरों को, युवाओं को, माताओं को सिर्फ वोट देने वाला नहीं, पंकज जी का कार्यकर्ता बन के अपने 2 दिन के लिए अपने वोट के अधिकार को बचाकर रखना होगा। उनको एक एक को घर से बाहर निकालकर वो वोट के दिन आप लोगों को उनके पास, उनके समक्ष, उनके साथ में खड़ा होना होगा। बाबा साहब हमें बहुत बड़ी ताकत देकर गए। देखिए, आज इस देश में संविधान चलाया गया। आप लोगों को याद होगा, संसद के सामने संविधान चलाया गया। संसद के सामने, जिस संसद में देश का प्रधानमंत्री बैठता है, प्रधानमंत्री के आंखों के सामने देश का संविधान जलाया जाता है। वो प्रधानमंत्री आज तक उसका खंडन नहीं करता, उसका विरोध नहीं करता। और उसी दिन गौतम गंभीर नाम के एक क्रिकेटर को उनकी छोटी उंगली, इस उंगली को कुछ लग गया, गेंद लग गई, तो वही प्रधानमंत्री एक पन्ने का सांत्वन लेटर ट्विटर के ऊपर लिखता है, लेकिन संविधान चलाने पर संवेदना महसूस नहीं करता। क्यों? इन लोगों को संविधान से इतनी नफरत क्यों है? एक तरफ राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने के लिए रास्तों के ऊपर उतर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के आंखों के सामने संविधान जलाया जा रहा है, वो ऊप तक नहीं कर रहा। तो इनको संविधान से इतनी नफरत क्यों है? क्यों संविधान से इतनी नफरत करते हैं? मैं आपको, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, मैं बाबा साहब की एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ये संविधान को हटाना चाहते हैं। इस संविधान को, जिसको बचाने के लिए आज हम लोग रास्तों के ऊपर है, पंकज जी यहां पर बात कर रहे हैं, किस चीज को बचाने के लिए उतरे हैं, किस संविधान को, किस ग्रंथ को बचाने की बात हो रही है। और उस ग्रंथ की वजह से हम लोगों की परिस्थिति इन 70 सालों में कितनी बदल गई है, यह भी आज आपको इस बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रसंग से आप लोगों को पता चलेगी कि संविधान कितनी बड़ी ताकत हमको देता है। बाबा साहब जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उनके पिताजी मिलिट्री में थे। और मिलिट्री की सर्विस आपको पता है, 2-2 साल, 3-3 साल आदमी घर नहीं आता। बाबा साहब के पिताजी इसी तरह से घर से बाहर, इसी मऊ के मध्य प्रदेश की धरती में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है। आप लोग धन्यवान हो, आप लोग उस भूमि से हो जहां से बाबा साहब अम्बेडकर जी की पैदाइश है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जिस राज्य में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, उस राज्य से बीजेपी का सफाया करना, यह आप लोगों की जिम्मेदारी होने वाली है। पिता ने देखा कि मैं बहुत दिन अपने घर नहीं जा पा रहा हूं, बच्चों को नहीं देख पा रहा हूं। बाबा साहब का बचपन का नाम भिवा था। पिता सोच रहे थे कि मैंने अपने भिवा को कितने महीनों से नहीं देखा। अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं,
क्यों ना उनको ही मेरे हेडक्वार्टर पे बुला लूं। तो रामजी बाबा ने एक टेलीग्राम किया बाबा साहब के नाम से कि अगर आप लोगों की स्कूल की छुट्टियां लग गई हो तो मुझे मिलने के लिए आ जाओ। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब को मिला, बाबा साहब खुश हो गए कि हमें जाना है, पिता को मिलने जाना है। पिता ने लिखा, जिस तारीख को आने वाले हो वो मुझे टेलीग्राम करके बता देना, ये ट्रेन पकड़ना, इस स्टेशन पे उतरना, मैं आप लोगों को लेने के लिए किसी ना किसी को भेज दूंगा। बाबा साहब ने टेलीग्राम किया कि हम इस तारीख को आएंगे, इस ट्रेन में, जिस ट्रेन में आपने बैठने को कहा है वो ट्रेन पकड़ेंगे, आप हमको लेने के लिए किसी ना किसी को भेज देना। ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिता के ऑफिस में आया और जिस व्यक्ति को ये टेलीग्राम मिला उसने ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिता को दिया ही नहीं। अब पिता को पता नहीं बच्चे कब आने वाले हैं। बच्चों ने तय समय पर ट्रेन पकड़ी, जिस स्टेशन पे उतरने को कहा था वहां पर उतर गए और वो अपने पिता की राह देख रहे कि हमें लेने के लिए आएंगे। ट्रेन आकर चली गई, सभी लोग चले गए, वो बच्चे वहीं पर अपने पिता की राह देख रहे हैं, पिता को पता नहीं। स्टेशन मास्टर ने देखा कि बच्चे अच्छे घर के लग रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया, बच्चों को आकर पूछा कि कहां जाना है, तुम्हें लेने के लिए कोई आया नहीं? बच्चों ने कहा कि शायद हमारा टेलीग्राम हमारे पिता को मिला नहीं, हमें इस पते पर जाना है, हमारे पिताजी मिलिट्री में बड़े अफसर हैं। तो स्टेशन मास्टर को लगा कि बड़े घर के बच्चे हैं, बड़े अफसर के बच्चे हैं। उस स्टेशन मास्टर ने बगल में ही बैलगाड़ी टांगा खड़ा था, उस तांगे वाले को बुलाया और कहा कि देखो ये बड़े अफसर के बच्चे हैं, इन्हें इस पते पर छोड़ कर आओ। उस तांगे वाले ने बच्चों को, बाबा साहब को उस बैलगाड़ी में बैठने के लिए कहा। सभी बच्चे जाकर बैलगाड़ी में बैठ गए और वो बैलगाड़ी बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता के हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ी। और निकलने के बाद वो तांगे वाला बच्चों से बात करना शुरू किया कि कहां से आए हो, कहां जाना है, पिता क्या करते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति कौन सी है। और जैसे ही जाति के बारे में पता चला, उस तांगे वाले ने तांगा रोका और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा कि तुम तो अछूतों के बच्चे हो, अभी के अभी मेरे तांगे से नीचे उतर जाओ। इस तरह से बाबा साहब को नीचे उतार दिया। सभी बच्चे नीचे उतर गए बाबा साहब के पास। ज्यादा पैसे थे, बाबा साहब ने कहा ये ज्यादा पैसे ले लो लेकिन हमें छोड़ दो, हमें अपने स्थान तक छोड़ दो। तांगे वाले ने ज्यादा पैसों के लालच में कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो, इसलिए मेरे बगल में बैठ नहीं सकते, मेरे गाड़ी में बैठ नहीं सकते, मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आना। अब ये सफर शुरू हुआ, गाड़ी आगे आगे चल रही थी, पीछे बच्चे, ये 4 बच्चे उस गाड़ी के पीछे चल पड़े। 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने कहा कि आपके पास जो पानी पड़ा है वो पानी थोड़ा सा दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी। गाड़ी वाले ने कहा कि तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं अपने यहाँ का पानी तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन आगे कोई नदी आती है, कोई तालाब आता है तो मैं गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाओ। और 1-8 किलोमीटर चलने के बाद उस तांगे वाले को कुछ पानी दिखाई दिया। उसने तांगा रोका और बच्चों से कहा कि वो देखो आगे कुछ पानी दिखाई दे रहा है, जाकर पी कर आओ। ये बच्चे भागते भागते उस तालाब के पास गए। नजदीक जाकर देखते हैं तो क्या, यहां पर तो पानी सूखा गया, सूखा पड़ा है, यहां तो पानी नहीं है, सब कीचड़ है। अब प्यास लगी है, करे क्या? बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई और जो काला गंदा कीचड़ का पानी ऊपर आता है वही पानी उन्होंने झुककर पिया। सारे कपड़े गंदे हो गए, मुंह गंदा हो गया और फिर 1-2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो अपने पिता के कार्यालय में, हेडक्वार्टर में पहुंच गए। पिता ने दूर से देखा, ये तो मेरे बच्चे, ये तो भिवा है। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए, उनको लिपट कर गले लगकर फूट फूट कर रोने लग गए। पिता को पता चल गया कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ है, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, इसका अंदेशा बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी को आ गया। बाबा साहब रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे और अपने पिता से पूछ रहे थे कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है। पिता के पास बाबा साहब के उन छोटे से
विवाह है, इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को शांत किया और शांत करके बाबा साहब से कहा कि रोना बंद करो, इसी परिस्थिति को तुम्हें बदलना है, इसी परिस्थिति को बदलना है। और बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को ऐसा तैयार किया कि उसी बच्चे ने इस भारत का संविधान रच डाला और ऐसा संविधान रच दिया कि जिस मनु के कानून में बाबा साहब को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया था, बाबा साहब ऐसा संविधान बनाकर गए कि आज उन्हीं बाबा साहब के संविधान की वजह से हम ये बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है, बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। आज मैं पंकज जी के लिए यहां पर आया हूं, बैलगाड़ी में बैठकर नहीं आया, ट्रेन में बैठकर नहीं आया, हवाई जहाज में बैठकर आया हूं। सिर्फ 70 साल के संविधान की बदौलत जिन बाबा साहब को बैलगाड़ी में भी बैठने का अधिकार मनु का कानून नहीं देता था, बाबा साहब का संविधान आज हमें हवाई जहाज उड़ाने का अधिकार देता है। ये केवल बाबा साहब के संविधान के वजह से आज हमारे अच्छे दिन आए हैं, किसी मोदी के वजह से नहीं। किसी मोदी के वजह से अच्छे दिन भारत के नहीं आए, बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के बदौलत इस देश के अच्छे दिन आए हैं। और इसलिए बाबा साहब के संविधान के साथ अगर कोई खड़ा है तो बाबा साहब का परिवार भी उसके साथ डट कर खड़ा है। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए पंकज जी का पूरी तौर से, और पंकज जी को मैं अभी 15 अप्रैल से नहीं जान रहा हूं कि आज से नहीं जान रहा हूं, वो मेरे ऑफिस में आते हैं। ऐसा नहीं कि आज उन्होंने सबके सामने दिखावे के लिए उन्होंने मेरे पैर पड़े हैं, वो ऑफिस में भी मेरे आते हैं तब भी मेरे पैर पड़ते हैं। मैं उनको तब भी कहता हूं ये मत किया करो, ये मत किया करो। तो वो कहते हैं कि ये बाबा साहब की वजह से आज हम लोगों को ये अधिकार मिले हैं, उनके संविधान की वजह से मिले हैं। और उनके परिवार के व्यक्ति के अगर हम पैर छूते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। ये उनके मन की, ये उनकी तहे दिल से ये भावना है और इसलिए मैं सिर्फ उसी के लिए कबूल कर रहा हूं, वरना अन्यथा हम लोग इस चीज को नहीं मानते। हम लोग समानता को मानते हैं, समान व्यवहार को मानते हैं। लेकिन आज आप लोगों के मन में मेरे लिए जो प्यार है वो मेरे लिए नहीं है, मुझे भी पता है। मेरे शरीर में जो बाबा साहब का खून दौड़ रहा है ये उसके लिए आप लोगों का सम्मान है। उस सम्मान का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी 17 नवंबर को अपने ईवीएम मशीन में, आप लोगों को पता होगा दिल्ली के इलेक्शन जब चल रहे थे तो इस देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, देश का अमित शाह ये बात कर रहा था कि ईवीएम मशीन का बटन इतने जोर से दबाओ कि मुसलमानों को करंट लगना चाहिए। कौन बोल रहा था ये? देश का गृह मंत्री, देश का होम मिनिस्टर, जिसकी जिम्मेदारी है 140 करोड़ लोगों की रक्षा करना, जिसकी जिम्मेदारी है वो ये बात कर रहा है कि ईवीएम मशीन का बटन इतने जोर से दबाओ कि मुसलमान मर जाए, मुसलमान को करंट लग जाए, वो उसकी हत्या हो। ये कौन कह रहा है? होम मिनिस्टर। क्या अपेक्षा करते हो, किससे उम्मीद करते हो कि हमारे बहू बेटी पर किसी से अत्याचार हो तो क्या ऐसा होम मिनिस्टर आपकी रक्षा करेगा? जो ये बात कर रहा है कि लोग मरे, जो ये बात कर रहा है कि मुसलमान मरे, जो ये बात कर रहा है कि दलित मरे, जो ये बात कर रहा है कि बुद्धिस्ट मरे, क्या ये हमारे रक्षक हो सकते हैं? इसलिए मैं अमित शाह को उसी के जबान में जवाब देना चाहता हूं कि इस 17 नवंबर को आपके ईवीएम मशीन में 1 नंबर का बटन इतने जोर से लगाओ, इतने जोर से दबाओ कि देश के जनता को नहीं, अमित शाह को जरूर करंट लगना चाहिए। जरूर करंट लगना चाहिए और इलेक्ट्रिक वाला करंट नहीं, मेंटल करंट, मानसिक करंट लगना चाहिए, मानसिक करंट लगना चाहिए, शॉक लगना चाहिए। और इसलिए मैं आज आप लोगों से ये आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं
5 साल तक हम लोग रास्तों पे जा जाकर लोगों को संविधान की ताकत समझाते हैं। 5 साल तक हम लोगों को उनके हक और अधिकार के लिए जागरूक करते हैं। अब वो दिन आया है, वो दिन नजदीक है। 17 नवंबर को आप लोगों को आपका कर्तव्य आपको पूरा करना है, और जो काम हम लोग 5 साल तक करते हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए। इस देश में जो लोग, आज देखिए, जो प्रधानमंत्री ये दावा कर रहा था कि हम परदेश से काला धन लेकर आएंगे,